हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनोव्याधि मनःशास्त्र या मनोविज्ञान का जैविक मॉडल। जैविक मॉडल एक मान्यता की नींव पर खड़ा हुआ है। इसको हम एजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। अगर हम इस मान्यता को स्वीकार करते हैं तभी हम जैविक मॉडल को समझ पाएंगे। तो ये मान्यता ये कहती है कि व्यक्ति के अंदर जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे जैविक कारकों एवं कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। इनके बाहर कोई कारण नहीं है जिससे कि व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न हो, और इसी मान्यता की नींव पर यह जैविक मॉडल खड़ा हुआ है। अगर हम इस मान्यता को हटा दें तो जैविक मॉडल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको जैविक मॉडल को समझने से पहले इस मान्यता को हमेशा अपने जहन में रखना ही पड़ेगा। जैविक कारण या कारक। अब हम उन कारकों और कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके फलस्वरूप मानसिक विकार व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में कुछ कार्य प्रणालियां होती हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं जिनके कार्य प्रणाली में, कार्य करने की क्षमता में कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई उलझन पैदा हो जाए, कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, आनुवांशिकी और अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे हम अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क की संरचना। अगर हमारे मस्तिष्क का स्ट्रक्चर किसी प्रकार से भिन्न हो जाता है तो वो एक प्रकार का इंडिकेटर होता है किसी न किसी परेशानी का। रिसर्च ये बताती है कि अगर हमारे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में जो ब्रेन वॉल्यूम है 25% ग्रे मैटर कम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार पाए जाते हैं। दूसरा पहलू देखिए, जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो उन लोगों में उत्पन्न होता है जिसके टेम्पोरल और फ्रंटल लोब के जो ब्रेन वॉल्यूम है ग्रे मैटर की, उसमें 25% कम हो। उदाहरण के लिए समझिए, आपके मस्तिष्क में मान लिया जाए टेम्पोरल फ्रंटल लोब में मिला करके 10 किलो ग्रे मैटर है, ऐसा है नहीं, मान लेना आपको। तो सामान्य व्यक्ति के अगर मस्तिष्क में 10 किलो है तो जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होगा, मनोविदलता से पीड़ित होगा, उसमें वो 75% ही मिलेगा, 7.5 किलो ही मिलेगा, 2.5 किलो उसमें कम मिलेगा। अगर हम टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब में से 1/4 ग्रे मैटर को निकाल दें तो पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है ना? कि मस्तिष्क की संरचना देखिए किस प्रकार से जिम्मेदार है मानसिक विकारों के लिए। और महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों सिस्टम हमारे हैं, ये हमारी एपिसोडिक मेमोरी, हमारी जो सुनते हैं हम जो सूचना उसको प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मनोविकलता से ग्रसित है उसमें इन सब की समस्याएं पाई जाती है। वो जल्दी से फैसला नहीं कर पाएगा, उसकी एपिसोडिक मेमोरी बहुत ही कमजोर होगी,
सुन करके जो सूचना प्रोसेस होती है उसका अर्थ हम निकालते हैं, उसमें उसको परेशानी आएगी, समस्या समाधान करने में उसको परेशानी आती है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो ग्रे मैटर है उसकी वॉल्यूम कम होती है। अब दूसरा देखिए, हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अगर लिम्बिक सिस्टम में किसी प्रकार से कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, मतलब उसके कार्य प्रणाली में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति मनोदशा भाव विकार दिखाने लगता है, मूड डिसऑर्डर वो दिखाने लगेगा। अर्थात जिन व्यक्तियों में मूड डिसऑर्डर प्रदर्शित होते हैं या पाए जाते हैं, समझ लेना उनके लिम्बिक सिस्टम में कोई ना कोई परेशानी है। और मस्तिष्क को पढ़ना और इसका अध्ययन करना काफी कठिन होता है, क्योंकि हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय है। तो इसके लिए विज्ञान ने नई नई तकनीक, जिसको हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स बोलते हैं, कि ब्रेन को बिना चीर फाड़ किए ही उसको स्टडी करना संभव हो सके, ऐसी तकनीक का विकास किया है, जिसमें fMRI है, MRI है, PET स्कैन है, EEG है। ये सारी की सारी टेक्निक्स ब्रेन के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, आप देखेंगे कि मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रोसेसिंग होती है, हमारी स्मृति बनती है, इन सभी में न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत गहरा योगदान है। होता क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषित होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। अगर उस प्रकार के किसी संश्लेषण में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में न्यूरोट्रांसमीटर बहुत भूमिका निभाते हैं, उसमें भी किसी प्रकार की परेशानी हो जाए तो व्यक्ति एक प्रकार से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। उदाहरण के लिए देखें, बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में अगर न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न होने लगे तो सर्टेनली व्यक्ति में मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं। अगर व्यक्ति में डोपामाइन और नोरएपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति मैनिया या उन्माद जैसे लक्षण दिखाने लगता है। इसी से मिलती जुलती एक और बात है, तंत्रिका संचरण, न्यूरल ट्रांसमिशन। एक सूचना एक न्यूरॉन के पास है, तो उस सूचना को एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक कैसे भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू भेजेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू भेजेगा। तो उस भेजने की प्रक्रिया को हम न्यूरल ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर इस प्रक्रिया में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन के अंदर ही जो न्यूरल ट्रांसमिशन होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई उलझन आ जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए, समझ लीजिए कोई दूसरा न्यूरॉन टांग अड़ा दे, है ना, ऐसे मान लीजिए, तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम और ले रहा हूं मैं, सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। इन दोनों के संचरण में, ट्रांसमिशन में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बात, एंजाइटी, दुश्चिंता, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर्स का भी जन्म हो सकता है। अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस होना और उनके ट्रांसमिशन का सही से होना बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक विकारों से बचने के लिए। तंत्रिका प्रणाली की देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इस वीडियो में ये चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड जानना हमें जरूरी है। अब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सभी न्यूरॉन्स से सूचनाएं लेता है
और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क उनको प्रोसेस करता है और फिर वापस सूचनाओं का संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। यह प्रक्रिया मोटे तौर पर मस्तिष्क में, शरीर में चलती रहती है। इससे हमारी स्मृति का निर्माण होता है, हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, परसेप्शन कर सकते हैं, हम नई नई चीजों को सीख सकते हैं, हमारे अनुभव बनते हैं। ये सारी चीजें यहां पर होती रहती है। अगर इसी प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान आ जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे विकार हैं जो तंत्रिका प्रणाली के कार्य क्षमता में व्यवधान उत्पन्न होने से उत्पन्न होते हैं? व्यक्ति में अवधान की कमी हो जाती है, वो अपना ध्यान लगाने में असमर्थ हो जाता है। उसके साथ साथ एक बेलियंट सिंड्रोम होती है। बेलियंट सिंड्रोम का मतलब है कि हम एक बार में एक से अधिक चीज को देख नहीं पाते हैं। दृष्टि संबंधी समस्या है, स्मृति संबंधी समस्याएं व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती हैं। हमारी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति मानसिक विकारों जैसे लक्षण दिखाने लगता है। तीसरा जैविक कारण है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। कुछ गुण और दोष, दोनों की बात कर रहा हूं, हमें विरासत में मिलते हैं। विरासत में माता पिता से मिलते हैं। जो जीन होती हैं वो हमारी कोशिकाओं को निर्मित करने वाले खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन, उन प्रोटीन को कूटबद्ध करती हैं, इनकोड करती हैं और वो प्रोटीन वो सूचनाओं को अपने पास रखते हैं और फिर उन्हीं सूचनाओं को एक्सप्रेस करते हैं जीन के माध्यम से। इसीलिए मानसिक विकारों में जीन की एक प्रमुख भूमिका मानी गई है। जीन क्या करते हैं? जब वो एक्सप्रेस होते हैं उन विरासत में मिले गुणों या दोषों के आधार पर, तो सबसे पहले असर डालते हैं किस पर? हमारे मस्तिष्क में बहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। उनको घटा देंगे, बढ़ा देंगे या उनके संचरण में, ट्रांसमिशन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर देंगे। और ये मैं बता चुका हूं कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है, कई जीन आपस में मिलकर के लठ बजा लेते हैं। मल्टीपल जीन्स इंटरेक्ट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और जिसके कारण से व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से विकार हैं जो आनुवंशिकी के कारण या जीन के एक्सप्रेशन के कारण या जीन के द्वारा जो प्रोटीन में इनकोडिंग की गई है उनके कारण उत्पन्न होते हैं? आप देखेंगे एडीएचडी, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ये सारे के सारे विकार विरासत में मिले हुए होते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि अगर आपको विरासत में मिले हैं तो ये व्यक्ति में दिखाई दे ही, पर संभावना ज्यादा होती है। चौथा और अंतिम जैविक कारक है अंतःस्रावी प्रणाली, ग्लैंडुलर सिस्टम। जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? रसायन है, केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या होते हैं? संदेशवाहक होते हैं, मैसेंजर। ग्लैंड से संदेश लेकर के वो उस ऑर्गन तक जाते हैं और उसको वो आदेश देते हैं कि आपको इस प्रकार से ये काम करना है। अब इनके स्त्राव में किसी प्रकार की परेशानी आ जाए तो स्त्राव में परेशानी क्या आ सकती है? या तो वो संदेशवाहक बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। ये दो काम की परेशानी आ सकती है, यही दो काम हो सकते हैं, हाइपर सीक्रेशन या हाइपो सीक्रेशन। इनके फलस्वरूप व्यक्ति में जो सूचना जिस तंत्र तक पहुंचनी चाहिए थी वो सही से पहुंच नहीं पाती है और वो तंत्र शरीर की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप
व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है और व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। वो कौन कौन से विकार है भाई? आपको एक उदाहरण देता हूं। कोर्टिसोल एक हार्मोन होती है, इसका स्त्राव व्यक्ति में सीधे सीधे कई सारी मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। दुश्चिंता व्यक्ति को होने लगती है, व्यक्ति स्ट्रेसफुल अनुभव करने लगता है, स्मृति संबंधी समस्या उसको होने लगती है, नींद से संबंधित परेशानियां उसको होने लगती है, भाव दशा या मनोदशा या मूड डिसऑर्डर संबंधी समस्याएं उसको होने लगती है। देख लो आप, कोर्टिसोल के मात्र रिलीज होने से इतने सारे मानसिक परेशानियां व्यक्ति को होने लगती है। अर्थात ये जो रसायन है, जो संदेश वाहक है हार्मोन्स के रूप में, इनका सही सही संतुलित रूप में स्त्राव होना कितना आवश्यक है हमारे लिए, हमारे व्यवहार के लिए और हमारे शरीर को सही से कार्य करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें काफी कुछ और भी दिया गया है जो सारा मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आप उसको और जानना चाहते हैं तो मेरे संदर्भ ले लीजिए। आप यहां पर जाकर के बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, बहुत गहराई से इस मॉडल को पढ़ सकते हैं। जो मैंने कंटेंट्स ये बनाए हैं, या मैं जो बोल रहा हूं, या जो मैं इधर उधर के एक्शन कर रहा हूं, ये इन सब में अगर आपको कोई परेशानी है या कोई पसंद चीज नहीं आती है तो बात मुझे जरूर बता दें। अगर कंटेंट्स या इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा लगता है तो औरों को बता दें। मुझे बताएं केवल परेशानियां, अपने सजेशन, आपकी जिज्ञासाएं, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज मुझे आप कई सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जिनके हैंडल आपके सामने दिए गए। इनके अलावा आप YouTube के कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। और साथियों, अगली जो हमारी वीडियो होगी उसको देखना ना भूलें। नए कंटेंट के साथ और नए स्टाइल के साथ मैं जरूर आऊंगा, और वो हमारी परिचर्चा होगी मनोव्याधि मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक मॉडल।